मेरे पास 3 पसंदीदा परियोजनाएं हैं जो मेरी पैसिव आय का अधिकांश हिस्सा बना रही हैं। इनमें ट्रेडर जो, यूनिस्वॉप V3 और एक अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं। मैं इन प्रोटोकॉल में अपनी स्थिति को तोड़ने जा रहा हूं और बताऊंगा कि ये क्या हैं और आप इन DeFi परियोजनाओं के साथ खुद पैसिव आय कैसे कमा सकते हैं। पहला विषय जिसे मैं चर्चा करना चाहता हूं वह है यूनिस्वॉप। कई लोगों ने शायद यूनिस्वॉप के बारे में सुना होगा। आसान शब्दों में यह एक विकेंद्रीकृत एक्सचेंज है जो लोगों को एक ERC20 संपत्ति को दूसरी ERC20 संपत्ति के लिए स्वैप करने की अनुमति देता है। मैं कुछ एथीरियम को USDC के लिए स्वैप करना चाहता हूं। एथीरियम पर स्वैप करना बताता हूं। यह मुझे यूनिस्वॉप तरलता पूलों के माध्यम से सबसे अच्छा संभव दर दिलाएगा और इस मामले में मुझे 8810 USDC मिलेंगे। जबकि मान लीजिए कि मैं कुछ USDC को एथीरियम के लिए स्वैप करना चाहता हूं। मैं टाइप कर सकता हूं कि मैं कितना USDC स्वैप करना चाहता हूं। शायद यह 1000 USDC के लिए 0.55 एथीरियम है। अब आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा है जो कहता है -0.05%। ये वह फीस है जो मैं तरलता प्रदाता को चुका रहा हूं। आसान शब्दों में, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा स्वैप ETH के माध्यम से निष्पादित हो रहा है यूनिस्वॉप पर USDC तरलता पूल में। इसलिए जो लोग तरलता प्रदान कर रहे हैं वे उस फीस को बांटने जा रहे हैं जो मैं चुका रहा हूं। अब स्पष्ट रूप से इस मामले में शुल्क लगभग 50 सेंट है, जो कि बहुत कम है। हालांकि जब प्रतिदिन सैकड़ों मिलियन डॉलर की मात्रा होती है और केवल कुछ मिलियन डॉलर की तरलता होती है तो ये शुल्क बहुत बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसका कारण यह है कि यूनिस्वॉप दूसरे सबसे बड़े विकेंद्रीकृत एक्सचेंज है जो कर्व फाइनेंस के ठीक पीछे है। केवल 100 मिलियन डॉलर से और ईमानदारी से मैं देखता हूं कि यूनिस्वॉप अगले कुछ महीनों में कर्व फाइनेंस को पीछे छोड़ देगा। यूनिस्वॉप V3 आमतौर पर हर महीने लगभग 15 से 30 बिलियन डॉलर की मासिक मात्रा रखता है, जिसमें केवल लगभग 4 बिलियन डॉलर की कुल तरलता होती है। बहुत कम लोगों के साथ बांटने के लिए बहुत सारे शुल्क होते हैं जो अंततः लोगों को 50, 60, 70 की उपज प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो एक वास्तविक राजस्व धारा से है। मेरे पास यूनिस्वॉप V3 में कुछ विभिन्न पद हैं। मेरा पहला पद एथेरियम से USDC तरलता पूल है। यह एक संकेंद्रित तरलता पूल है, जिसका अर्थ है कि मेरी उपज बढ़ाई गई है क्योंकि मैं अपनी सीमा को संकीर्ण कर रहा हूं। इस पर थोड़ी देर में और, लेकिन यह मेरे दीर्घकालिक पूलों में से एक है और यह वर्तमान में लगभग 228 डॉलर नीचे है। लेकिन इस बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं वास्तव में बाजार को पीछे छोड़ रहा हूं। यदि मैं इन संपत्तियों को अपने वॉलेट में रखता तो मेरे पास लगभग 4173 स्थान होते। चूंकि मैं इस तरलता पूल में हूं, मेरे पास लगभग 4600 डॉलर हैं। मैंने लगभग 122 की उपज कमाई है। अंततः इसका मतलब है कि मेरे पास 4720 डॉलर हैं। वास्तव में मेरे पास $6 अधिक हैं, जैसे कि अगर मैं इन प्रारंभिक संपत्तियों को अपने वॉलेट में रखता। और लक्ष्य यह है कि समय के साथ वह उपज बढ़ती जाए और मुझे एथीरियम के साथ साथ USDC के प्रति अधिक से अधिक एक्सपोजर मिले, जिसे मैं एथीरियम में वापस डाल सकता हूं। यह पूल वर्तमान में लगभग 25% वार्षिक उपज दे रहा है, जो बुरा नहीं है क्योंकि मेरे पास एक अर्ध विस्तृत रेंज है। अब मैं बात कर रहा हूं, असल में मैं अपनी तरलता को संकेंद्रित कर रहा हूं। मेरी तरलता केवल $1,700 से $25,000 के बीच की कीमतों के लिए उपयोग की जाती है, 50 प्रति एथीरियम, जिसका अर्थ है कि यदि कीमत 1600 तक जाती है तो मैं कोई फीस नहीं कमा रहा हूं और मेरी संपत्तियां इस तरलता पूल में होने के कारण इधर उधर हो जाएंगी। आप लोग यूनिस्वॉप V3 के काम करने के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, हमारे पास एक मुफ्त यूनिस्वॉप V3 गाइड है जिसे आप नीचे विवरण में एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पास एक GMT से USDC तरलता पूल भी है जिसमें मैंने लगभग 2980 डाले हैं, जो वर्तमान में थोड़ा अधिक 5000 के बराबर है और मैंने उपज से लगभग 130 कमाए हैं। यह लगभग 44% वार्षिक उपज दे रहा है, जो वास्तव में बहुत शानदार है। अगर मेरी प्रारंभिक संपत्तियां होती तो मेरे पास 5000 डॉलर होते, लेकिन मेरे पास लगभग 5015 डॉलर हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस मामले में उपज बाजार से बहुत बेहतर है, जिसका अर्थ है कि मैं इस तरलता पूल से एक शानदार स्थिर पैसिव आय कमा रहा हूं। यही बात GMT USDC पूल पर भी लागू होती है। यह संकेंद्रित तरलता है। मेरे पास 2 और अल्पकालिक तरलता पूल भी खुले हैं। एक एथीरियम 2 रेडियंट है जो आर्बिट्रम नेटवर्क पर है और दूसरा एक और एथीरियम 2 USDC है। आर्बिट्रम नेटवर्क पर रेडियंट पूल लगभग 140% वार्षिक उपज दे रहा है, लेकिन मैं बहुत अधिक जोखिम ले रहा हूं। मेरे जोखिम सहिष्णुता बढ़ाने से रेडियंट टोकन में जोखिम ले रहा हूं और वहां बाजार के संपर्क में हूं। मुझे अधिक पुरस्कार मिल रहा है क्योंकि मुझे अब एथीरियम से USDC पर बहुत अधिक उपज मिल रही है, लगभग 18%, क्योंकि मेरी रेंज थोड़ी अधिक व्यापक है। ये लगभग 1550 से 2150 है। मैंने प्रारंभ में लगभग 2600 का निवेश किया था। यहाँ डॉलर हैं और ये लगभग $2600 है, लेकिन मेरे
पास उपज से $10 है जो मुझे लाभ में लाता है। एथीरियम से रेडियन के लिए भी यही बात है, सिवाय इसके कि मैं अपनी प्रारंभिक जमा पर लगभग $50 नीचे हूं, लेकिन मैंने कुल मिलाकर लगभग $100 की उपज बनाई है जो अंततः मुझे लाभ में लाती है। अगला प्रोटोकॉल जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं वह ट्रेडर जो है। ट्रेडर जो यूनिस्वैप की तरह ही है, सिवाय इसके कि यह एवलांच नेटवर्क, आर्बिट्रम नेटवर्क और बिनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क पर है। जबकि यूनिस्वैप आर्बिट्रम नेटवर्क, ऑप्टिमिज्म नेटवर्क, पॉलीगॉन नेटवर्क, एथीरियम नेटवर्क और सेलो नेटवर्क पर है और बिनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क पर। इसलिए स्पष्ट रूप से यूनिस्वैप विभिन्न नेटवर्क पर अधिक समर्थित है, लेकिन ट्रेडर जो के अपने फायदे और नुकसान हैं, इसमें एक अलग संकेंद्रित तरलता प्रणाली है जो कुछ समय पर बेहतर पूंजी दक्षता की अनुमति देती है। ट्रेडर जो के बारे में दूसरी बात यह है कि वहां अभी भी लाखों डॉलर का व्यापारिक मात्रा है, लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक पूल में केवल कुछ मिलियन डॉलर की तरलता है। इसलिए आप ट्रेडर जो पर पूलों पर और भी बेहतर उपज प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में ट्रेडर जो का कुल मूल्य लॉक TVL लगभग $110 मिलियन है, लेकिन यह अगस्त 2021 से मौजूद है, जिसका मतलब है कि यह यहाँ काफी समय से है। कुछ महीनों में ट्रेडर जो कुल मिलाकर $2 बिलियन से अधिक का व्यापार कर रहा है और उनके पास केवल $110 मिलियन की तरलता है, जो ठीक यही कारण है कि आप कुछ समय पर ट्रेडर जो पर और भी बेहतर उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरे वर्तमान पद ट्रेडर जो पर एवलांच नेटवर्क पर बिटकॉइन B से AVX शामिल हैं। अब ये मूल रूप से एक संबंधित जोड़ी है। बिटकॉइन और AVX दोनों एक दूसरे के समान चलते हैं, जिसका मतलब है कि मैं बहुत अधिक अस्थायी हानि के जोखिम को नहीं ले रहा हूं। मैंने इस पूल में प्रारंभ में लगभग $1.120 का निवेश किया और यह वर्तमान में लगभग $1.16 का है। तो स्पष्ट रूप से मैंने वहां थोड़ी सी राशि खोई है, लेकिन मैंने इस पूल से लगभग $7-8 शुल्क एकत्र किए हैं और यह केवल कुछ दिनों के लिए खुला है। यहाँ का अंतिम लक्ष्य बस बिटकॉइन और AVX के प्रति मेरी एक्सपोजर को बढ़ाना है और निश्चित रूप से जैसे जैसे बिटकॉइन और AVX की कीमतें बढ़ेंगी, मैं अधिक से अधिक पैसा कमाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं बाजार को बेहतर प्रदर्शन कर रहा हूं। यह इसलिए है क्योंकि मैं उन शुल्कों को एकत्र कर रहा हूं जो लोग स्वैप करते समय भुगतान कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे यूनिस्वैप पर। मेरे पास बिटकॉइन B से एथेरियम में लगभग $3,700 की स्थिति भी है। वही बात लागू। मेरा लक्ष्य बाजार को बेहतर प्रदर्शन करना है और अपने बिटकॉइन और एथीरियम पर अतिरिक्त उपज प्राप्त करना है। चूंकि मैंने तब प्रवेश किया जब बाजार थोड़ा ऊंचा था, मैंने मूल्य क्रिया से लगभग $220 खो दिए हैं, लेकिन मैंने उपज से लगभग $26 कमाए हैं। अंततः मुझे केवल $190 की हानि हुई है और वर्तमान में यह लगभग 21% की उपज दे रहा है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूंगा कि बिटकॉइन और एथीरियम पर भी 21%। ये एक बहुत अच्छी उपज है, बस अपने संपत्तियों को काम पर लगाने के लिए। अब मेरे पसंदीदा प्रोटोकॉल में से अंतिम GMX है, जो एक विकेंद्रीकृत स्थायी विनिमय है। मुझे लगता है कि GMX DeFi के लिए एक गेम चेंजर है और इसका कारण यह है कि कोई भी अब व्यापार करने के लिए केंद्रीकृत विनिमय पर नहीं जाना चाहता। और इसका कारण यह है कि केंद्रीकृत विनिमय पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने लोगों का पैसा खो दिया है, वे अतीत में बंद हो गए हैं और वहां बहुत सारी नियामक अनिश्चितता है। जबकि GMX के साथ, चूंकि यह पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है, आपको अपने पैसे को केंद्रीकृत विनिमय में डालकर जोखिम में नहीं डालना पड़ता। आप GMX पर स्थायी वायदा, शॉर्ट और लॉन्ग संपत्तियों का व्यापार कर सकते हैं बिना किसी विनिमय पर जाने के और अपने खुद के वॉलेट की सुविधा से ऐसा कर सकते हैं। और स्पष्ट रूप से वे यह एक तरलता पूल प्रणाली के माध्यम से करते हैं, लेकिन यह ट्रेडर जो और यूनिस्वैप से थोड़ा अलग है। आप मूल रूप से संपत्तियों के एक समूह के लिए तरलता प्रदान कर रहे हैं और वह संपत्तियों का समूह उन संपत्तियों द्वारा समर्थित है जिन्हें आप GMX पर व्यापार कर सकते हैं। एथीरियम शामिल है, बिटकॉइन, लिंक, यूनी और स्थिर सिक्कों हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप GLP पर 10% कमा सकते हैं और यह आधा स्थिर सिक्के हैं। आप नीले चिप संपत्तियों और स्थिर सिक्कों पर 10% कमा रहे हैं, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लेकिन स्पष्ट रूप से जो जोखिम आप ले रहे हैं वह इस तथ्य से है कि आप इन व्यापारों के लिए प्रतिपक्ष हैं, जिसका अर्थ है कि यदि एक व्यापारी अपने व्यापारों में से एक में जीतता है तो आप उस व्यापारी को भुगतान कर रहे हैं, और यदि एक व्यापारी अपने व्यापारों में से एक में हारता है तो व्यापारी आपको भुगतान कर रहा है। स्पष्ट रूप से जब व्यापारियों के जीत और हार समान होते हैं तो यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है और आपको वह 10.4% की उपज मिलती है, जो व्यापारियों द्वारा भुगतान किए गए शुल्क से एकत्र की जाती है, जिसमें व्यापार शुल्क के साथ साथ पूंजी उधार लेने के लिए एक उधारी शुल्क भी शामिल है। अब GMX का वर्तमान में लगभग 674 मिलियन का TVL है, जो काफी शानदार है, और मासिक रूप से वे कुल मात्रा में 300 मिलियन से लेकर लगभग 800 मिलियन तक कर रहे हैं। अब ईमानदारी से मैं कहूंगा कि GMX से आपको मिल रहा 10% लाभ उस जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है जो आप ले रहे हैं, क्योंकि याद रखें आप ट्रेडर्स के ट्रेडों के लिए काउंटर पार्टी हैं, और यहीं जोन्सडीओ, टिंडरफाई और स्टडीफाई जैसे प्लेटफॉर्मों की भूमिका आती है। ये लीवरेज्ड GLP स्थितियां हैं। मूल रूप से ये आपके GLP के प्रति एक्सपोजर को बढ़ाती हैं, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है। पहला प्लेटफॉर्म जोन्सडीओ है। मैंने यहां प्रारंभ में लगभग 24,4 जमा किए। ये वर्तमान में लगभग 25,000 के बराबर है।
तो मैंने कीमत से लगभग $100 कमाए, लेकिन मैंने लाभ से भी लगभग 170 कमाए, और ये मुझे लगभग 30% वार्षिक लाभ दे रहा है, जो कि मैं जो जोखिम ले रहा हूं उसके लिए वास्तव में अच्छा है। और मैं इससे खुश हूं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आप टिंडरफाई जैसे प्लेटफॉर्म पर लीवरेज कर सकते हैं, जहां मैंने प्रारंभ में $11,500 डाले थे। ये लगभग 1545 के बराबर है। मैंने इससे लगभग $30 खो दिए हैं मूल्य क्रिया से, लेकिन मैंने लाभ से लगभग 115 कमाए हैं। अंततः इसने मुझे लगभग 74% वार्षिक लाभ दिया है, जो वास्तव में बहुत अच्छा है। और फिर स्टेडीफाई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने बाजार में एक खराब समय पर प्रवेश किया। मैंने तब प्रवेश किया जब जीएलपी वर्तमान से बहुत अधिक था, इसलिए मैं लगभग $85 नीचे हूं। स्टेडीफाई स्थिति में एक पुनर्संतुलन हुआ, जिसने अंततः मुझे नकारात्मक लाभ पर ला दिया, जो बस संभव नहीं है। इसने मेरे पूंजी के मूल्य को थोड़ा कम कर दिया। तो यह कहते हुए हम इस लाभ की प्रभावी रूप से गणना नहीं कर सकते, क्योंकि यह दिखा रहा है कि हमने कोई लाभ नहीं कमाया है। मैं इस प्रमाणित स्थिति में केवल कुछ हफ्तों से हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह आने वाले हफ्तों में सुधरेगा और मैं आपको इस पर अपडेट रखूंगा। लेकिन स्पष्ट रूप से आप इस मामले में अतिरिक्त जोखिम ले रहे हैं, क्योंकि आपको जोन्सडीओ जैसे प्लेटफॉर्मों के प्रति एक्सपोजर देना पड़ रहा है, जबकि इनमें से कई प्लेटफॉर्म पूरी तरह से विश्वसनीय हैं। जैसे जोन्सडीओ का टीबीएल $30 मिलियन है, टिंडरफाई का टीबीएल केवल $5.5 है मिलियन। एक और बात यह है कि टिंडरफाई में मार्च में एक सुरक्षा उल्लंघन हुआ था। हालांकि उनके पास कोई धन की हानि नहीं हुई, क्योंकि यह एक व्हाइट हैट उल्लंघन था और टीम ने व्हाइट हैट उल्लंघनकर्ता को दिए गए बग बाउंटी को कवर किया। इनफाई एक बहुत नया प्लेटफॉर्म है, जिसका टीबीएल लगभग $3 लाख है। यही कारण है कि उचित जोखिम प्रबंधन होना महत्वपूर्ण है। अपने सभी पैसे को एक लीवरेज गोप स्थिति में आवंटित न करें। मैं इसे इस तरह से वितरित करता हूं। मेरे पास इनफाई में $1000 हैं, टिंडरफाई में 1500 और फिर निश्चित रूप से जोन्सडॉ में $3000 हैं। दोस्तों, यदि आप मेरी सभी डीफाई स्थितियों के साथ अद्यतित रहना चाहते हैं और मेरी सार्वजनिक पोर्टफोलियो तक पहुंच प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे मुफ्त डिस्कॉर्ड में शामिल हों, जो नीचे विवरण में है। हमारे पास कई मुफ्त संसाधन भी हैं, जिसमें यूनिस्वॉप गाइड भी शामिल है, जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो भी नीचे विवरण में है। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया एक लाइक डालें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें, और मैं आपसे बाद में मिलूंगा। शांति।